नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम बात करेंगे अधिकार के बारे में। अधिकार, हम अपने घर में अपना अधिकार रखते हैं। क्या हम अपने राज्य में अधिकार रखते हैं? दूसरा प्रश्न बनता है, क्या हम अपने देश में अधिकार रखते हैं? अगर रखते हैं तो हमें अधिकार कौन देता है और अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न हमारा बनता है कि विश्व के अंदर अधिकार सबसे पहले कहाँ आए थे? जो अधिकार शब्द है वो कहाँ से आया और कहाँ तक देखते हैं? हम बात कर रहे हैं 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में, और हम यहां बात करेंगे एक देश की, और समय था 1215 का। देश था इंग्लैंड। इंग्लैंड में बात करें, सबसे पहले विश्व के अंदर जो अधिकार शब्द दिखता है हमें, जो अधिकार प्रदान किए गए थे वो किस देश ने किए थे? इंग्लैंड ने किया था। इंग्लैंड का एक राजा था, राजा जॉन। राजा जॉन ने क्या किया था? अपने सामंतों को अधिकार सर्वप्रथम दिए थे, और ये जो 1215 में अधिकार दिए गए थे उसे संविधान अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि अधिकारों का जननी देश कौन सा है, तो अधिकारों का जननी देश इंग्लैंड है, जिसने राजा जॉन ने अपने सामंतों को सर्वप्रथम अधिकार प्रदान किए। और उसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि हमारे जो संविधान में अधिकार दे रखे हैं, जिसे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले विश्व के अंदर लिखित मूल अधिकार कहां आए थे? तो सबसे पहले लिखित अधिकार देने वाला देश था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने अपने संविधान में सबसे पहले लिखित अधिकार दिए थे, जिसे मूल अधिकार की अवधारणा दी गई थी। हमने भी अपना संविधान बना था, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। हमने भी संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा। हमने मानव होने के नाते जो मूल अधिकार उसके बनते हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, भ्रमण करने का अधिकार, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ जल, इसके तहत ये मुख्य बिंदु आते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर हमारे मूल अधिकार कौन से हैं, उनकी चर्चा आगे करेंगे। समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उनकी चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे मूल अधिकारों के बारे में कहाँ मिलता है, तो हम अगर बात करें मूल अधिकारों के बारे में उल्लेख हम संविधान के भाग 3 में मिलता है, फंडामेंटल राइट्स। और ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल वर्णन मिलता है। जैसा कि आपको पता है, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम बात करें भाग पूछे तो 3 और अनुच्छेद पूछे तो 12 से लेके 35 तक इसका उल्लेख मिलता है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। तो अंगीकृत होने की तारीख ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को। अभी 26 नवंबर आने वाला है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रश्न यहां से यह भी बनता है कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? प्रारंभ में 7 थे, वर्तमान में 6 है। ये 7 मूल अधिकार कौन से थे? अगर हम यहां पर बात करें, हमारा जो पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद दूसरा हमारा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर हम देखते हैं 22 तक इसका उल्लेख मिलता है। अगर हम चर्चा करें, तीसरा हमारा मूल अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा दिखाई देता है, अनुच्छेद 23 से 24 में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद अगर हमने धर्म के संबंध में अधिकार रखना है, तो क्या हमारा मूल अधिकार है? बिल्कुल है। आपका मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका उल्लेख मिलता है। हम धर्म को आबाद रूप से धारण कर सकते हैं, हमें धर्म की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। आगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि किस संविधान में, हमारे जो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में कौन से मूल अधिकार दिया गया है। अगर हम बात करें, क्या हमें संस्कृति बचाने के संबंध में भी अधिकार है? क्या संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भी अधिकार है? क्या शिक्षा का अधिकार है? या अगर देखें अल्पसंख्यक है, क्या उनको शिक्षा अपनी बचाए रखने का अधिकार है? क्या बिल्कुल है जी। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद हमें पूछा जाता है पैसे का, संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 में मिलता है इसका उल्लेख।
और इसके बाद में अगला प्रश्न आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये 7 है जो मूल अधिकार है। हमने 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में मोरारजी देसाई के काल, मोरारजी देसाई जी उस समय पीएम थे और मोरारजी देसाई जी ने इसको संविधान संशोधन करवा के इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और इसको हटाकर क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। तो अभी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो कानूनी अधिकार है। और उसको कहां रखवा दिया, संविधान के अनुच्छेद 300 क में रखवा दिया। तो अभी ये कौन सा है, कानूनी अधिकार है। इसका क्या मतलब है, पहले आप कितना भी धन अर्जित कर सकते थे, आपका मौलिक अधिकार था, आपका मूल अधिकार था। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया, अगर हम देखें, अब आपका जो मूल अधिकार नहीं, आपका कानूनी अधिकार है। 1978 के अंदर होता क्या है कि ये कहा जाता कि आप पैसा तो कितना भी कमा सकते हो, लेकिन आप लोग को टैक्स देना होगा, यानी आपका ये कानूनी अधिकार होगा। तो मौलिक अधिकार में टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती थी, और अगर अब कानूनी अधिकार है तो यहाँ पर टैक्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात आती है कि मूल अधिकारों की विशेषता क्या है, क्या इनकी कोई विशेषता है? बिल्कुल इनकी विशेषता है। अगर हम चर्चा करें इसकी, ये असीमित नहीं होते, यानी इनकी भी सीमा होती है। ये वाद योग्य है, अर्थात ये कोर्ट में अगर आपके मूल अधिकार नहीं मिलते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो, आप ये मूल अधिकार वाद योग्य है। यानी हमें अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो यह असीमित नहीं है, इनकी भी एक सीमा है, ये वाद योग्य है। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। अगर आपसे पूछे मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख मिलता है। हमारा अगली विशेषता क्या है मूल अधिकारों की, यह सिर्फ नागरिकों के लिए है, यानी भारत के जो नागरिक होंगे उनको देंगे। इसमें से कुछ है जो विदेशी नागरिकों के लिए भी है, लेकिन जैसे जीवन जीने का अधिकार ये विदेशियों के लिए भी है। लेकिन जो अधिकतर आपके मूल अधिकार है, अगर हम देखें यहाँ पर, तो अधिकतर जो अधिकार है ये नागरिकों के लिए है, ये न्यायोचित है, यानी अर्थात न्यायालय इसे प्रदान करने में सहायता करता है। अगर हम देखें ये स्थायी नहीं है, आपातकाल के दौरान इन्हें कुछ समय के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 20-21 को छोड़कर बाकी सारे के सारे निलंबित हो जाएंगे, और अगर राज्य आपातकाल लगता है तो 19, 20 और 21 को छोड़कर बाकी निलंबित हो जाएंगे। तो ये स्थायी नहीं है, इन्हें समय समय अनुसार निलंबित किया जा सकता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। यानी अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप किसके पास जाओगे और क्या जाके कहोगे। तो यहां पर बताया गया है, राज्य की डेफिनेशन बताई गई है कि राज्य क्या होता है। इन्होंने ये कहा, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, और इसमें राज्य ये कहा गया है कि कार्यकारिणी विधायी अंगों की संघीय सरकार, भारत सरकार और संसद। इन्होंने कहा कि जो एमपी है, एमपी अर्थात लोकसभा के है, चाहे वो राज्यसभा के है, चाहे वो राज्यसभा के हैं, चाहे वो विधानसभा के हैं एमएलए, चाहे विधान परिषद के हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये राज्य की श्रेणी में आते हैं। अगर इनमें से कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकारों से वंचित करता है, आप न्यायालय में जाके ये कह सकते हो कि राज्य ने मेरे मूल अधिकारों का हनन किया है। इसके अलावा स्थानीय निकाय है, नगर पालिका है, पंचायत है, ग्राम पंचायत है, वो भी राज्य की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकारी कोई भी व्यक्ति है, वो सारे राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बता रहा है कि आप राज्य किसे कहेंगे, और इसके साथ ये भी बताते हैं कि जो निजी इकाई जिससे राज्य संस्था के रूप में कार्य कर रही है, वह भी
राज्य होगा, अर्थात प्राइवेट संस्था भी जो राज्य से अनुदान ले रही है वो भी राज्य की श्रेणी में आएगी। अगर वो भी किसी प्रकार का भेदभाव करती है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हो। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। इसके अलावा सभी निकाय जो है, संवैधानिक हो चाहे गैर संवैधानिक हो, LIC है, ONGC है, सेल भेल, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे राज्य की श्रेणी में आते हैं। अगर इनमें से कोई आपके हनन करता है मूल अधिकारों का तो आप न्यायालय में जा सकते हो, कह सकते हो कि न्यायालय, राज्य ने मेरे मूल अधिकारों का हनन किया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है। 12 में राज्य की परिभाषा कही गई है, तो 13 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि जो मूल अधिकारों, जो कोई विधि बनेगी, अर्थात जो कानून बनेगा, चाहे वो कानून राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, अगर वो मूल अधिकारों को कम कर रहा है, मूल अधिकारों को खत्म कर रहा है, तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 13 के तहत 13 मतलब 13 अगर हम देखें तो ये बताया गया है कि मूल अधिकारों को असंगत विधियों के बारे में बताया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य हो जाएगी। जो आपके मूल अधिकारों को कम कर रही हैं, केंद्र सरकार को ऐसा नियम बना रही है जिससे आपके मूल अधिकारों में कमी हो रही है, अल्पीकरण हो रहा है, तो वहां पर जो विधि बनाई गई है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 13 के तहत ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 13 आपके मूल अधिकारों की रक्षा करता है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार बनाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये न्यायिक समीक्षा योग्य है, न्यायिक समीक्षा योग्य है, अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आपके अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। तो अगर आपने सुप्रीम कोर्ट जाना है तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हो, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो और जाकर कह सकते हो कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, आप इसका दायित्व संभालिए, मेरे मूल अधिकारों का संरक्षण कीजिए। हाई कोर्ट 226 के तहत आपका संरक्षण करेगी और सुप्रीम कोर्ट 232 के तहत 132 के तहत संरक्षण करेगी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करती है जबकि हाई कोर्ट 6 रिट जारी करती है। ये आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए होती है। मौलिक अधिकारों में सबसे शक्तिशाली हाई कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करती है, हाई कोर्ट 6 रिट जारी करती है। अगर हम यहाँ पर देखें, जो विधियां बनाई गई है, चाहे संसद बनाए, चाहे विधानमंडल बनाए, चाहे राष्ट्रपति बनाए, चाहे राज्यपाल, कोई भी अगर अध्यादेश के माध्यम से भी अगर ऐसी विधि लेके आती है जो आपके मूल अधिकारों को कम कर रही है, अनुच्छेद 13 के तहत अपने आप ही शून्य हो जाएगी, अर्थात वो खत्म हो जाएगा। ऐसा कानून बनाया होगा तो यहां पर बताया गया है, अगर आपके किसी भी विधि का उल्लंघन होने पर अवैध घोषित किया जा सकता है। अगर आपके मूल अधिकारों को कम कर रही है तो उसे न्यायालय अवैध घोषित कर देगा। अब हम भारत के संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि समानता किस प्रकार है। अगर हम देखें अनुच्छेद 14 में क्या कहा है, 15 में क्या कहा गया, उनकी चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें किस चीज का समावेश है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधि के समक्ष समता और विधि की सर्वोच्चता, सुप्रीम ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसमें थोड़ा सा अपवाद कह सकते हैं। अपवाद क्या है, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति राज्यपालों को भारतीय न्यायालयों की आपराधिक और सिविल अधिकारिता से दूर रखा गया। अर्थात यहां पर बताया गया है कि 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल आपराधिक श्रेणियों में नहीं आएंगे, ना ही सिविल मामलों में आएंगे। तो यहां थोड़ा सा अपवाद कह सकते हैं। बाकी सभी को विधि के समान संरक्षण है, अर्थात कानून सभी के लिए बराबर होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इसे इक्वालिटी बिफोर लॉ
एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ, इसके बारे में बात की गई है। अगर हम यहां चर्चा करें, अनुच्छेद 105 में भी आपको एक विशेषता दिखेगी। ये 105 सांसदों के लिए है, जो एमपी वगैरह उनके लिए है, और 194 एमएलए के लिए है। इनके लिए विशेष प्रावधान है, यानी इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जब ये अपने पद पर है तो इनके खिलाफ में आपराधिक और सिविल मामले हैं, उनसे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, बाकी और कुछ नहीं है। इनकी चर्चा आगे करेंगे। 105 सांसदों के विशेष अधिकार है और 194 अनुच्छेद के तहत एमएलए के है, जो विधायकों के समझ है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 14 क्या कह रहा था? अनुच्छेद 14 कह रहा था विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14, अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 14 में क्या है, विधियों का समान संरक्षण और विधियों के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 के तहत। 14 में ये है, तो अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, क्षेत्र, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के तहत ये बात कही गई है। अनुच्छेद 15 में ये बात कही गई है कि धर्म, किसी के धर्म को देखकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(1) क्या कहता है? 15(1) कहता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 15(2) क्या कहता है? 15(2) कहता है, अनुच्छेद 15(2) कहता है कि राज्य के साथ प्राइवेट व्यक्ति भी आदेश दिया जाता है कि वो दुकानों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के जो साधन है, क्लब वगैरह है, तालाब, कुओं पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ। जैसे भारत में एक लंबे समय से वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। 15(2) के तहत प्राइवेट व्यक्ति भी अपनी दुकानों में मना नहीं कर सकते हैं। मनोरंजन के जो साधन हैं वहां पर भी नहीं। तालाब, होटल, भोजनालय, कुओं, रेस्टोरेंट जितने भी हैं उनके में किसी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(2) के तहत ये बात कही गई है। अब हम बात करेंगे 15(3) महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष संरक्षण। ये थोड़ा सा अपवाद आता है कि जो महिलाएं हैं, शारीरिक रूप से, प्राकृतिक रूप से महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। छोटे बालक होते हैं, उनके शरीर बड़ों की तरह नहीं होता है, इसीलिए उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, उन्हें संरक्षण दिया गया है। महिलाओं के लिए विशेष प्रस्तुति अवकाश दिया गया है, यानी महिलाएं जो गर्भवती है उनके लिए छुट्टी का प्रबंध किया गया है, क्योंकि प्रकृति ने महिलाओं को अगले वंश बढ़ाने की शक्ति प्रदान की है, इसीलिए उनके विशेष प्रावधान दिए गए हैं। पुरुष ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को ये छुट्टी, लीव क्यों दी जा रही है, प्रस्तुतावली। तो 15(3) महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान और बालकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(4) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, शिक्षण संस्थाओं में SC ST को आरक्षण दिया जाएगा, OBC को आरक्षण दिया जाएगा। ये पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है और पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, स्कूलों में आरक्षण दिया जाता है। तो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान 15(4) में है। 15(5) में क्या है? निजी शिक्षण संस्थाओं में भी प्रवेश पर आरक्षण दिया जाता है। पहले सरकारी में है 15(4) में, तो 15(5) में प्राइवेट जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 15(5) के तहत प्राइवेट जो स्कूल है वो भी 25% अपनी सीटें, 25 सीट अगर हम देखें 25% सीटें रिजर्व रखेंगे। इसके बाद ये 93वां संविधान संशोधन होता है 2005 में और उसमें ये चीज जोड़ी जाती है। 15(5) बाद में जोड़ा जाता है, मूल संविधान में नहीं था। इसके बाद अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। अगर हम आगे बात करें यहाँ पर तो 15(1) में बताया गया है धर्म, जाति, मूल, वंश के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्राइवेट जो भी जगह है, प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं करेंगे। 15(3) महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था की गई, यानी विशेष प्रावधान किए गए, आरक्षण नहीं कह सकते, विशेष प्रावधान किए गए हैं। 15(4) शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया पिछड़े वर्गों को। 15(5) में
प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत। इसके बाद अनुच्छेद 16 में अगर हम चर्चा करें अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में बात की गई है, तो इसमें भी अनुच्छेद 16 के सब पार्ट मिलेंगे। 16(1) में क्या कहा गया है? अवसर की समता। अगर हम देखें अवसर की समता अनुच्छेद 16 बताता है, अनुच्छेद 16 बताता है अवसर की समता। अगर हम देखें नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगर किसी को अपॉइंटमेंट देनी है, अगर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट देनी है, तो वहां पर समान, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी को समान भर्ती, सभी के लिए समान निकलेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर हम चर्चा करें 16(2) की, तो अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(2) कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(2) कहता है कि जो नौकरियों में किसी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अवसर में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप कहोगे कि क्या भेदभाव होता है कि नहीं होता? 16(3) में कहा गया राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। अब यहां अपवाद आ गया, 16(3) में रिजर्वेशन आ गया। आपने एक नाम सुना होगा टीएसपी, नॉन टीएसपी एरिया। तो राज्य को अगर लगे कि हमारा जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और उस एक पर्टिकुलर जगह के लिए विशेष प्रावधान करना चाहे, तो उसे राज्य कर सकता है। अनुच्छेद 16(3) के तहत ये कर सकता है, ध्यान रखना, ऐसा कर सकता है। 16(4) के तहत क्या है? सामाजिक व शैक्षणिक विछड़ापन के आधार पर SC, ST व पिछड़े वर्ग जिनका लोक नियोजन उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 16(4) के तहत SC, ST, OBC जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए प्रतिनिधित्व की विशेषता कर सकता है, उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। 16(5) में किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित लोक नियोजन के आधार पर सीटों का प्रावधान किया जा सकता है। मान लीजिए 16(5) के तहत बात कही गई है कि अगर किसी धर्म या संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वहां पर अनुच्छेद 16(5) के तहत सीटों का प्रावधान किया जा सकता है। ये 16 अनुच्छेद 16(5) में कही गई है। तो 16(6) में क्या कहा गया है? ये बाद में जोड़ा, अभी हाल फिलहाल 103वां संविधान संशोधन होता है और इसमें आर्थिक पिछड़ापन EWS को जो रिजर्वेशन दिया गया 10%, उसको जोड़ा कि आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 16 में 16(1) से लेके 16(6) तक का उल्लेख मिलता है जी। अगर प्रश्न बने कि जो EWS को आरक्षण दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? 16(6) में जोड़ा गया था जी। तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद अगला हमारा आएगा अनुच्छेद 17। 17 खतरा, मतलब अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। जैसे कई राज्यों में आज भी छुआछूत चलती है, हमें अपने धर्म श्रेष्ठ लगता है या हमें अपनी जाति श्रेष्ठ लगती है, वहां पर हम अस्पृश्यता की बात करते हैं, तो ये अनुच्छेद 17 के तहत किसी के साथ टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी की जो बात करते हैं ये नहीं होगी। अस्पृश्यता का अंत होगा धार्मिक आधार पर, या अगर देखें जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 के तहत बहुत बार पेपर में पूछा गया अनुच्छेद 17 के बारे में, इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे आजादी से पहले उपाधियां दी जाती थी, केसरे हिंद, राय बहादुर, लॉर्ड साहब, जेलदार साहब, ऐसी दी जाती थी, ऐसी अब कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। अब उपाधियों का अंत कर दिया गया है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रावधान किया गया है। अगर राज्य चाहे तो शिक्षा और सेना के क्षेत्र में राज्य उपाधियां दे सकता है और राज्य दे भी रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर सेना में परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र दिए जाते हैं, क्योंकि राज्य
कि वो सेवा करते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए राज्य ऐसा प्रावधान कर सकता है। और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश में बेहतर बढ़िया कार्य करने वाले के लिए पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे अवार्ड देने का प्रावधान करते हैं और दिए भी जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है विशेष कार्य करने पर। इसके बाद में अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपाधि ग्रहण कर सकते हो और जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न जैसे दिए तो जा सकते हैं, लेकिन अपने नाम के साथ स्वयं नहीं लगा सकता है। अगर हम चर्चा करें, वो स्वयं नहीं लगा सकता है, राज्य उनको दे सकता है। अगर हम यहां पर देखें अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता, जो समानता का अधिकार था 14 से लेकर 18 तक वो पूरा हो चुका है। पहला आपका मौलिक अधिकार पूरा हो चुका है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे मौलिक अधिकार की। आपका दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता कैसी, किस प्रकार की स्वतंत्रता, उनकी चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 19 में अगर हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। वाक अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, संचरण करने की, निवास करने की, वृत्ति करने की, ये सभी अनुच्छेद 19 में दी गई है। 19 एक क्या कहता है? अनुच्छेद 19 एक क्या कहता है? यहां पर हम देखते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। वाक अर्थात बोलने की स्वतंत्रता, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग अपनी बात रख सकते हैं, इसमें इशारे करना, बोलना, ये सभी चीजें शामिल है अनुच्छेद 19 एक के तहत, ध्यान रखना। और बोलने से मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली निकाल दोगे। अनुच्छेद 19 एक, अनुच्छेद 19 2 के अंदर कहा गया है आप किसी को अभद्र भाषा में नहीं बोल सकते हो। अनुच्छेद 19 एक अनुच्छेद 19 एक में क्या कहा गया है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। तो ये सम्मेलन करने की शक्ति अनुच्छेद 19 एक में दी गई है, लेकिन आप हथियार लेकर नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 19 2 में ये इस पर प्रतिबंध है। तो एक तरफ स्वतंत्रता दी जाएगी और दूसरी तरफ युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगेंगे। आप किसी को गाली नहीं निकाल सकते हो, और इशारों से मतलब सकारात्मक है। जो बोल नहीं सकते वो इशारों के माध्यम से बता सकते हैं। आप किसी लड़की को इशारे कर दो, बोलो ये तो मेरा मूल अधिकार है, नहीं, ये आपका मूल अधिकार नहीं है, इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध है। इसके बाद अगर हम बात करें शांतिपूर्ण, अगर हम सम्मेलन करना चाहें तो कर सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं। अगर हम हथियार लेकर चले जाएं तो अनुच्छेद 19 2 के तहत इस पर प्रतिबंध है। अगर हम बात करें संघ बनाना चाहें तो अनुच्छेद 19 1 के तहत हम संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, सहकारियां, समितियां बना सकते हैं, लेकिन वहीं पर प्रतिबंध भी लगाता है। अनुच्छेद 19 2 कहता है यूनियन का मतलब आप कोई ऐसा संगठन बना ले जिससे देश को हानि हो या देश के लिए खतरा है, आप ऐसे नहीं बना सकते, युक्ति युक्त प्रतिबंध है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 के बारे में, भारत राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र घूमने की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको कोई नहीं रोकेगा। और यहां पर घूमने से मतलब आप कहीं ऐसे विवादास्पद जगह पर चले जाए, इधर युद्ध चल रहा है और आप कह रहे हैं मैंने तो यहां घूमना है, नहीं जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 19 2 के तहत वहां पर प्रतिबंध है। अगर हम बात करें भारत राज्य क्षेत्र में किसी में भी निवास करने की स्वतंत्रता है, 19 1 के तहत भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है, अर्थात भारत में कहीं पर भी अपना आवास कर सकता है, निवास कर सकता है, लेकिन वहीं पर प्रतिबंध ये भी लगाता है, आप सोचो निवास करने की स्वतंत्रता है, कल को आप पड़ोसी के घर जाकर कब्जा कर लो और बोलोगे ये तो मेरा मूल अधिकार है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें
अनुच्छेद 6 रिक्त है, ये संपत्ति से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 19(1)(च) में क्या है, ये संपत्ति से जुड़ा हुआ था, ये अभी रिक्त है, ध्यान रखना रिक्त है। इसके बाद में 6 में क्या लिखा है, कोई भी पेशा अपना सकते हैं, कोई भी अपनी आजीविका कमाने के लिए अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत आप कोई भी कार्य कर सकते हो, राज्य आपको रोकेगा नहीं। यहां पर अपना व्यापार कर सकते हो, कारोबार कर सकते हो, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। अब आप कहोगे व्यापार कर सकते हो, आप मादक पदार्थों का व्यापार नहीं कर सकते हो, अनुच्छेद 19(2)(6) के तहत इसे रोका जाता है। व्यापार का मतलब आप देह व्यापार नहीं कर सकते हो जो समाज के लिए अनैतिक हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो अनैतिक है वो कार्य आप नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, इसको अच्छे से दोबारा देख लेना। इसके बाद अगला आपका जो मौलिक अधिकार है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है, 20(1) में क्या प्रावधान है? 20(1) में प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता सिवाय उस अधिनियम में किए जाने के समय वृत्ति में कानून में उल्लेखित था। यानी यहां पर ऐसे कहा गया है कि किसी व्यक्ति को सजा, किसी ने अपराध 2024 में किया और उसका केस चलते चलते 2050 आ गया है, 2050 आ गया है क्योंकि केस लंबे चलते हैं, तो उसे 2050 की सजा के अनुसार नहीं दिया जाएगा, 2024 की सजा के अनुसार दिया जाएगा, जो उस समय का कानून था उसके अधीन दिया जाएगा। और इसके बाद अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। यानी अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो केवल उसे एक बार ही सजा दी जाएगी, ऐसे नहीं है बार बार दी जाएगी। तो ये दोष अगर आप देखो तो ये आपके दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 20(3) कहता है, किसी अपराध के आरोपी को किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। पुलिस अगर आपको पीटे मारे और आपको बोले कि अपने खिलाफ गवाही दो, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 20(3) आपकी ये रक्षा करता है। किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता अपने खिलाफ गवाही। आप अपनी मर्जी से गवाही दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य या कोई पुलिस आपको जबरदस्ती ये बयान नहीं दिलवा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में बताया गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीवन जीने का अधिकार इसी में ही आता है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इसका व्याख्या समय समय पर अलग अलग तरीके से की है। संविधान में लगभग 60 तरीके की व्याख्याओं का उल्लेख हो चुका है। संविधान में तो नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है अलग तरीके से। जैसे गरिमामय जीवन है, जीवन के प्रति सच्चा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, आश्रम का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, मुफ्त पानी, हवा पानी, इसका अधिकार, ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होने के लिए हिरासत में यातना देने के विरुद्ध में है। पुलिस आपको मार नहीं सकती है जब तक कि आपका दोष सिद्ध नहीं होता। सजा देने का काम जज का है, पुलिस का नहीं है। अब आप लोग कहोगे कि पुलिस वाले तो मारते ही हैं, आप उसके खिलाफ भी जा सकते हो, और अगर आपके पास सबूत है तो उस चीज का। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकार अनुच्छेद 21 में बताया गया, 21 में बताया गया है, आप सभी को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी, आपातकालीन चिकित्सा दी जाएगी, किसी को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, सामूहिक रूप से हथकड़ी नहीं पुलिस वाले सड़क पे नहीं ले जा सकते हैं, कोई विशेष केस हो तो वहां अलग बात है, वरना उसके हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। उचित जीने का अधिकार, एकांत में कारावास नहीं दिया जा सकता जैसे पहले काल कोठड़ी में देते थे, ऐसी सजा नहीं दी जा सकती है। राज्य न छोड़ने का अधिकार, बिजली का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, ये सारे के सारे इसमें शामिल है। इनकी संख्या लगभग 60 से ऊपर है। इसके बाद अगर हम बात करें, सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं दी जा सकती, किसी को सभी के सामूहिक रूप से सामने नहीं लटकाया जा सकता किसी को सार्वजनिक जगह पर, तो इसकी भी मनाही है। सूचना का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, किसी को बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रख सकते हैं, अगर वो कार्य कर रहा है तो उसे मजदूरी देनी पड़ेगी।
कोई रोक नहीं सकता। प्रत्येक बच्चे को पूर्ण विकास का अधिकार है, निलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण का अधिकार है, वो बचा सकते हैं। ये सारी की सारी अनुच्छेद 21 में दी गई है। अगर हम बात करें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22, तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में बताया गया। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत में दो तरह की दंड है, दंड विषयक और निवारक। दंड विषयक क्या होता है? जो हिरासत, एक व्यक्ति जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और न्यायालय में उसे दोषी ठहराया जा सका है, उसे दंड देती है। निवारक हिरासत क्या होती है? जिसमें बिना सुनवाई के न्यायालय उसे दोषी ठहरा दे। तो ये नहीं होना चाहिए जी। तो यहाँ पर दो तरीके के दंड की बात की। एक दंड विषयक, जिसने अपना दंड स्वीकार कर लिया है, न्यायालय ने उसे दंड दे दिया, ये दंड विषयक है। निवारक मतलब अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है, सुनवाई न्यायालय में नहीं हुई है, लेकिन उसे दोषी ठहरा दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 22 के तहत पहला भाग साधारण कानूनी मामलों से संबंधित है, जिसमें से कुछ बातें शामिल है। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार 24 घंटे के अंदर जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके परिवार वालों को सूचना देनी पड़ेगी पुलिस को। विधि व्यवसायी से परामर्श करने वह अपने वकील से बात कर सकता है, कोई रोकेगा नहीं। 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, उसको पेश करना पड़ेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर आने जाने का जो समय है वो नहीं जोड़ा जाएगा जी। दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध के 24 घंटे में रिहा करना। अगर वो दोषी नहीं पाया जाता है, अगर उसका दोष सिद्ध नहीं होता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसे रिहा करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर रिहा करना पड़ेगा। ये है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी आपके गिरफ्तार होने के बाद भी संरक्षण देता है। इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अगला मूल अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 23 से 24 तक बात करता है। 23 और 24 में क्या कहा गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात् श्रम पर रोक। अनुच्छेद 23 दास प्रथा पर रोक लगाई गई है। जैसे प्राचीन काल में दास होते थे, अब किसी को दास नहीं बनाया जा सकता है, मानव का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। बलात् श्रम, छोटे बाल, अगर हम बलात् श्रम पर रोक, जैसे राजस्थान में हाली प्रथा थी, हाली प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। एक परिवार ऐसा था जो पूर्ण रूप से हल चलाने का ही कार्य करता था, ऐसा कार्य उन पर रोक लगा दी अनुच्छेद 23 के तहत। और कारखानों में, खतरनाक कारखानों में बालकों के कार्य करने पर रोक, अनुच्छेद 24। बालकों को कारखाने में काम करने पर रोक, अनुच्छेद 24 के तहत। ये आपका जो मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण नहीं कर सकते। बलात् श्रम पर रोक, अनुच्छेद 23 के तहत। महिलाओं पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। पुरुष महिलाओं को संपत्ति समझते हैं अपनी, वो संपत्ति नहीं, अनुच्छेद 23 के तहत वो रक्षा करेगा आपका। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। ये आपका अगला मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंत्यकरण की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार, अनुच्छेद 25 के तहत आप अपने धार्मिक सिंबल्स को धारण कर सकते हो। इसी में सिखों को पगड़ी धारण व कृपाण धारण करने का अधिकार है। अंत्यकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत, पेपर में बहुत बार पूछा है, इसको देख लेना अच्छे तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अगर आपसे पूछे आप अपने धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध कर सकते हो, अनुच्छेद 26 के तहत राज्य आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। इसके बाद में धार्मिक अभिवृत्ति और करों की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27। धार्मिक संस्थाओं में कर नहीं लिया जाएगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो अनुच्छेद 27 धार्मिक संस्थानों में करों की मनाही। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक। अनुच्छेद 28 कहता है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसीलिए किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस पे रोक लगाता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 धर्म से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार,
ये अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख मिलता है। 29 और 30 में इसका उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि बचाने का अधिकार होगा, भाषा का अधिकार होगा, सुरक्षा का अधिकार होगा। वे अपनी भाषा को बचा सकते हैं, अपनी लिपि को बचा सकते हैं और उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 के तहत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत अगर हम देखें, अल्पसंख्यक को अगर लगे कि हमारी जो शिक्षण संस्थाएं नहीं है तो वो अपने धर्म के आधार पर भी अलग से शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। अकाल अकेडमीज, मदरसे वगैरह है, अगर हम देखें तो वो खोल सकते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 30 के तहत। और ये जो होती है इनमें धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि ये केवल एक ही धर्म से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। आप अपनी भाषा को बचा सकते हो, अपनी लिपि को बचा सकते हो, अपनी संस्कृति को बचा सकते हो, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये अनुच्छेद 30 तक हो चुके हैं। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के काल में होता है और उसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया जाता है और उसे 300 का में रख दिया जाता है। अब ये कानूनी अधिकार है, तो 300 कह के कानूनी अधिकार बनने के बाद अनुच्छेद जो 31 है वो रिक्त हो जाता है और अनुच्छेद जो 32 है वो आपके जुड़ा हुआ है संवैधानिक उपचारों के संबंध में संरक्षण, या कह सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को कहा है। इसमें होता क्या है, अगर आपके ऊपर दिए हुए मूल अधिकार राज्य उसका पालन नहीं कर रहा है, उनकी बात नहीं मान रहा है, आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे न्यायालय में जा सकते हो। और न्यायालय भी कौन सा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, डायरेक्ट जाके अपील कर सकते हो। न्यायालय आपकी रक्षा करेगा, आपका संरक्षण करेगा और न्यायालय रिट जारी करेगा। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये रिटें जारी करता है। 5 रिट जारी करता है। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 32 में कितनी रिट दी गई हैं? 5 रिटें दी गई हैं। इनके चर्चा आगे करते हैं। ये 5 रिट कौन सी है इनके बारे में, जिसमें अगर हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसमें किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया गया अर्थात गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति को, उसके लिए आता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, पुलिस उसको कोर्ट में नहीं पेश कर रही है, तो यहां पर न्यायालय के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करवाई जा सकती है। और न्यायालय यहां पर यह कहेगा कि शरीर यहां पर प्रस्तुत करो। ऐसे नहीं है कि फोटो दिखा दें, शरीर प्रस्तुत करो मजिस्ट्रेट के सामने। परमादेश, इसका नाम देखो, हम आदेश देते हैं। परमादेश, हम आदेश देते हैं। ये किसी, इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के लोक अधिकारी और अधीनस्थ न्यायालय को, सरकार को आदेश देता है, जो कि सार्वजनिक कर्तव्यों से अगर कोई इनकार कर रहा है, मान लीजिए सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, सरकार अपने कार्यों पर नहीं चल रही है, तो आप न्यायालय में जाकर यहां आदेश जारी करवा सकते हो, जिसे परमादेश रिट कहा जाता है। इसके बाद प्रतिषेध, यह माना, प्रतिषेध का मतलब मना करना, यह वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को देता है। कहते हैं रुक जाइए। यहां पर जो वरिष्ठ न्यायालय होगा अर्थात जो बड़ा होगा न्यायालय, वो अपने से छोटे वाले को क्या है, रोक देगा, रुक जाइए आप। किस, ये रुक जाएगा। और ये किसे जारी किया था? अर्धन्यायिक संस्थाओं में अधिकरणों के विरुद्ध जारी कर सकता है। इसे प्रतिषेध रिट कहा जाता है। उत्प्रेषण, मंगवा लेना, इसका मतलब होता है मंगवा लेना। अपने से छोटे जो न्यायालय से किसी मामले, गंभीर विषय वाले को ऊपर ले लेना, ऊपर उठा लेना, मंगा लेना, अपने अधीनस्थ मामलों को अपने पास मंगवा लेना, उत्प्रेषण होता है। और अगला हमारा जो है वह है अधिकार परीक्षा, जो 5वीं रिट है। अधिकार परीक्षा का मतलब आपको किसने अधिकार दिया, मतलब कोई व्यक्ति है जिसके पास वो पद नहीं है और वो पद पर बैठा है, तो वहां पर कोर्ट कहेगा किस अधिकार के तहत आप इस पोस्ट पर बैठे हो। मान लीजिए प्रिंसिपल कोई
ऐसा व्यक्ति बन के बैठ गया है जो प्रिंसिपल की योग्यता नहीं रखता है, तो वहां पर भी ये जारी हो सकता है। यहां पर कोर्ट जारी करेगा अधिकार परीक्षा। आपको किसने अधिकार दिया, आपको क्या अधिकार है, उसे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 32 में 5 तरीके की रिट है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक उल्लेख हो चुका है। और मैंने बताया था मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 मार्शल लॉ से संबंधित है, अर्थात सेना विधि से संबंधित है। इनकी चर्चा सेना से संबंधित की जाती है। तो अनुच्छेद 32 तक पेपर में पूछते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना। ये आपके मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना यहीं से ही है। लगभग सभी प्रश्न कवर किए हैं, फिर भी अगर कोई रह जाए तो आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।